नमस्कार। मिशन आरबीएससी पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। पॉलिटिकल साइंस में अपने जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, उन 2 नंबर के प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम पहले इस वीडियो में कवर करेंगे और इसमें जो आपके प्रश्न होंगे उनके शानदार आंसर मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। ये सीधे 20 नंबर के प्रश्न हम कवर करने जा रहे हैं। टोटल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आइए एक एक करके देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि शॉक थेरेपी के कोई 2 मुख्य परिणाम लिखिए। तो जहाँ तक शॉक थेरेपी के परिणामों की बात है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला तो लिखना है कि रूस का पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, क्योंकि वहाँ पर सरकार का, शासन का, सत्ता का जो है वो पूरा एक प्रकार से उस पर कह सकते हैं नियंत्रण था। लेकिन जैसे ही शॉक थेरेपी अपनाई गई तो ये ढांचा ढह गया और लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों में बेच दिया गया। तो पहला प्रभाव तो ये हुआ था। उसका दूसरा परिणाम क्या हुआ था? रूसी मुद्रा जो रूबल थी, रूबल या रूसी मुद्रा को कहते हैं, उसके मूल्य में भारी गिरावट आई और मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई थी। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो कीमत होती है ना, रुपए की, पैसे की जो कीमत होती है, रूबल की जो कीमत थी वो गिर गई और वस्तुओं की जो है वो मांग जो है वो बढ़ गई, वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया था, मतलब तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान देना। आसियान विजन 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। इसका उद्देश्य बातचीत के माध्यम से टकराव की जगह सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना था। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका विजन था, ताकि कोई भी डिस्प्यूट आपस में नहीं रहे। जो इनके जो सहयोगी सदस्य राष्ट्र है, उनके बीच में किसी भी टकराव को बातचीत के माध्यम से हल करना और विश्व स्तर पर अपनी इसकी भूमिका को मजबूत बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। भाई, जो साझी संपदा है लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। तो इस सिद्धांत का अर्थ है कि पर्यावरण संरक्षण विश्व के सभी देशों की साझी जिम्मेदारी है, लेकिन विकसित देशों ने औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी विकासशील देशों की तुलना में अलग और अधिक है। इस प्रश्न को समझ लेना अच्छी तरह से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। थोड़ा आप इसे गहराई से समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बड़े प्रश्नों में भी आप इसे कवर कर सकते हो और 2-2 नंबर के प्रश्नों में तो बिल्कुल शानदार आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, वैश्वीकरण के कोई 2 सांस्कृतिक प्रभाव लिखिए। सांस्कृतिक प्रभाव बताना है। पहला तो लिखना है कि विश्व भर में पश्चिमी संस्कृति और उपभोक्तावादी जीवन शैली जैसे नीली जीन्स, फास्ट फूड का प्रसार हो रहा है, जिसे सांस्कृतिक समरूपता कहते हैं। मतलब पाश्चात्य जो एक प्रकार से कहते हैं जीवन शैली है, वो पूरे विश्व में फैल रही है। हम भी अपने चारों तरफ इन चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरी बात है कि स्थानीय और पारंपरिक संस्कृतियों के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यह है हमारा 5वां प्रश्न। भारत विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास की मुख्य समस्या क्या थी। तो भाई, जब देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के कारण लाखों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। इस दौरान भारी सांप्रदायिक हिंसा हुई, लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हुए और उनके सामने आजीविका और आवास का गंभीर संकट खड़ा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, लिखेंगे कि पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के क्या कारण थे। शुरुआत में जो चुनाव हुआ उस पर कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतती थी, तो इसके कारण क्या थे। तो पहला पॉइंट तो लिखना है कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1885 से लेकर 1947 तक एक ही पार्टी जो थी, जिसमें सारे देश के लोग जुड़े हुए थे, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन की एक मजबूत विरासत थी। दूसरा पॉइंट था कि पार्टी के पास जवाहरलाल नेहरू जैसा करिश्माई और लोकप्रिय नेतृत्व था और इसका संगठन पूरे देश में जमीनी स्तर तक फैला हुआ था। तो ये कारण थे जिससे जो है वो ये पार्टी लगातार 3 चुनावों तक बहुत ही भारी बहुमत के साथ सत्ता में बनी रही। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रणनीतियों में मुख्य अंतर क्या था।
तो पहला तो लिखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक रही थी। इसका मुख्य जोर था कृषि विकास, सिंचाई और बांध परियोजनाओं पर था। मतलब कह सकते हैं कृषि पर ज्यादा जोर था, जिसमें बड़े बड़े बांध बनाए गए, जिसमें सिंचाई पर जोर दिया गया, जिसमें हमारे यहाँ कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भाई उद्योगों पर जोर दिया गया और ये पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इनके नेतृत्व में तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया था। निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बनेगा, आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां प्रश्न कि भारत की परमाणु नीति के दो मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इसका प्रयोग पहले नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज, इंडिया कभी भी पहले इसका यूज नहीं करेगा, लेकिन सुरक्षा के लिए जरूरी है। दूसरी बात है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और भारत भेदभाव रहित वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां प्रश्न देखो कि 1967 के आम चुनावों के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है। 1967 के जो चुनाव हुए थे बच्चों, इस चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर भारी धक्का लगा था। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे और 9 प्रांतों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इस बड़े बदलाव के कारण ही इसे राजनीतिक भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10वां प्रश्न कि 1975 में आपातकाल की घोषणा के पीछे सरकार का मुख्य कारण क्या था। 1975 की जो आपातकाल की घोषणा की गई थी देश में, सरकार ने अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए आपातकाल लगाया था। सरकार का तर्क था कि विपक्षी दल गैर संसदीय तरीकों से चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं और सेना और पुलिस को विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं। ऐसा कहकर के सरकार ने जो है वो ये आपातकाल लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला भाई, 11वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो मुख्य कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना, ये पहला काम है। विश्व स्तर पर कोई भी जो जहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, जहाँ पे डिस्प्यूट है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। दूसरी बात है शांति भंग होने की स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध लगाना या सैन्य कार्रवाई को मंजूरी प्रदान करना, और इसका बहाना लेकर के अमेरिका ने विश्व के कई देशों पर जो है वो हमला किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न देखो कि पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में मुख्य अंतर क्या है। भाई पारंपरिक सुरक्षा का संबंध मुख्य रूप से बाहरी सैन्य हमलों से देश की सीमाओं की रक्षा करना है। मतलब कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करे तो उससे बचना कैसे, ये आता है पारंपरिक में। जबकि अपारंपरिक सुरक्षा में सैन्य खतरों के अलावा जो बाकी चीजें हैं, जैसे गरीबी है, आतंकवाद है, महामारी है, मानवाधिकार हनन है, वैश्विक महामारियां हैं, इन सारे खतरों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो हमारा 13वां प्रश्न है कि 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में आए कोई दो मुख्य बदलाव लिखिए। तो 1990 में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया उसमें पहला तो था कि केंद्र में गठबंधन की राजनीति के युग की शुरुआत हुई। ठीक है ना, काफी पार्टियां मिलकर के गठबंधन बना करके सरकार चलाने लगी, जिससे किसी एक पार्टी के प्रभुत्व का अंत हुआ। और दूसरी बात आपको लिखनी है कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का राजनीतिक उदय हुआ। ये दो महत्वपूर्ण बदलाव 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 की मुख्य मांग क्या थी। तो इस प्रस्ताव में अकाली दल ने पंजाब और सिखों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की थी। इससे केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने और सिखों के वर्चस्व को स्थापित करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट और 15वां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के कोई दो मुख्य कारण लिखिए। भाई इसको इंपोर्टेंट है, ये लास्टवा जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। एक तो है कश्मीर विवाद, जो दोनों देशों के बीच में शुरू से ही लेकर के संघर्ष का कारण रहा है आज तक।
और दूसरा है सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा अलगाववादी ताकतों को दिया जाने वाला समर्थन संबंधों में लगातार कड़वाहट पैदा करता है। तो ये दो कारण आपको इसमें लिखना है। तो ये हमारी पहली क्लास थी और बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। इसी तरीके के हम महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके मानचित्र के प्रश्न, साथ ही साथ जो वन लाइनर प्रश्न है वो भी मैं करवाऊंगा। कंप्लीट बिल्कुल शानदार स्ट्रेटेजी के साथ में हम आगे से आगे अगली आपकी क्लासेस जो है वो लगातार मिलती रहेगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर दीजिए और एक निवेदन रहेगा आपको, क्लास को हाइप करिए प्लीज़। लाइक के साथ साथ एक हाइप का ऑप्शन आता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास इसकी सीरीज इसी तरीके की जारी रहे, तो वीडियो को हाइप करना है, हाइप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।